स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा हिप्पा को। हिप्पा जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। और हम समझेंगे इस वीडियो में हिप्पा क्या है। हिप्पा अपने पर्पस को मीट करने के लिए पीएचआई नाम का डेटा को सेव करने के लिए कहता है। और पीएचआई क्या है, पीएचआई के आइडेंटिफायर्स क्या हैं। हिप्पा का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। कौन सी एंटिटीज़ हैं, कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनको हिप्पा के साथ कंप्लाई करना ज़रूरी है। हिप्पा एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। और हिप्पा वन जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो इस इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर एंड में थोड़े असेसमेंट क्वेश्चंस जो हिप्पा के असेसमेंट में हिप्पा प्रोसेस अपने इंडिविजुअल या प्रोसेसेस से पूछता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर 2 हफ्ते पहले अपलोड कर दिया था। अब मैं ये हिंदी वर्जन अपने हिंदी व्यूवर्स के लिए अपने हिंदी प्लेलिस्ट में अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहले समझते हैं हिप्पा, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हिप्पा है क्या। तो हिप्पा एक यूनाइटेड स्टेट्स का लेजिस्लेशन है। सिंपल वर्ड्स वन लाइन में ये समझ लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक लॉ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स जो हैं उनका जो हेल्थ इंफॉर्मेशन का डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हिप्पा बना है। तो ये एक्ट उसके लिए बनाई गई है। तो जो भी एंटिटीज़ हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो यूएस सिटीजन्स के हेल्थ इंफॉर्मेशन का डेटा को प्रोसेस करते हैं या स्टोर करते हैं, उनको हिप्पा फॉलो करना पड़ेगा। बाकी जो वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं जैसे इंडिया में, यूरोप में, दूसरे कंट्रीज़ में जो सिटीजन्स हैं उनको हिप्पा उनके डेटा के लिए लागू नहीं होता है। हिप्पा सिर्फ यूएस बेस्ड सिटीजन्स के हेल्थ इंफॉर्मेशन के डेटा को लागू होता है। बट अगर यूएस सिटीजन्स का डेटा अगर दूसरे कंट्रीज़ में प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे आईटी प्रोसेसेस के लिए या फिर यू नो बीपीओस के ज़रिए बहुत सारे प्रोसेस आउटसोर्स होते हैं हिप्पा के। इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रोसेसेस आउटसोर्स होते हैं इंडिया में। तो इंडिया में अगर ये कंपनीज काम कर रही हैं और यूएस सिटीजन्स को सर्व कर रही हैं, उनके डेटा को लेकर प्रोसेस कर रही हैं, तो उनको ये लागू होगा कि वो हिप्पा को फॉलो करें, हिप्पा के साथ कंप्लायंट रहें। तो सिंपल वर्ड्स में आपने समझ लिया कि हिप्पा वन लाइन में एक लॉ है यूनाइटेड स्टेट्स का जो कि उनके यूएस के सिटीजन्स के हेल्थ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो हिप्पा का पर्पस क्या है कि प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड अदर पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन। अब इस पर्पस को हिप्पा कैसे मीट करता है। हिप्पा पीएचआई नाम का एक कैटेगरी डिफाइन करता है। प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन नाम की एक कैटेगरी है जिसके अंदर ऐसा डेटा जिसको लेकर एक इंडिविजुअल के, एक यूएस सिटीज़न के हेल्थ इंफॉर्मेशन को जाना जा सकता है, जैसे कि उसके मेडिकल हिस्ट्रीज, उसके टेस्ट एंड लेबॉर्ट्री के रिजल्ट्स, उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन, उसकी इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन। तो टोटल 18 आइडेंटिफायर्स हैं पीएचआई के अंडर। तो पीएचआई का फुल फॉर्म है प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन। और इस प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी को बनाकर हिप्पा अपना पर्पस मीट करता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक पर्सन के बारे में, एक कंट्री के बारे में, एक सिटीजन्स के बारे में। उनमें से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन के अंडर फॉल होती है, पीएचआई के अंडर फॉल होती है। हिप्पा बोलता है कि उनको प्रोटेक्ट कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो अभी 18 आइडेंटिफायर्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिप्पा डिफाइन करता है पीएचआई की कैटेगरी और बोलता है कि पीएचआई को प्रोटेक्ट कीजिए। पीएचआई के अंडर अब 18 डेटा एलिमेंट्स आते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। ये एलिमेंट्स पीएचआई के अंडर फॉल होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है हिप्पा के साथ कंप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि नाम, फिर डेट में होगा बर्थ डेट, एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट, डेट ऑफ डेथ, एक्सेप्ट ईयर काउंट नहीं होगा, बट बाकी सब इन्फॉर्मेशन डेट के साथ रिलेटेड। फ़ोन नंबर्स, एक इंडिविजुअल के फ़ोन नंबर्स यूनिक हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड जिनको लेके उनकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की जा सकती है। फैक्स नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, बायोमेट्रिक स्कैन, ये सारे आइडेंटिफायर्स हैं। ये सारे डेटा के वो एलिमेंट्स हैं जिनको लेकर जो यूनिक हैं एक इंडिविजुअल के साथ, ये कॉमन नहीं होंगे। जैसे कि बायोमेट्रिक स्कैन, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये दो लोग एक साथ शेयर नहीं करेंगे। ये हर एक इंडिविजुअल का यूनिक होगा ये डेटा एलिमेंट। इसीलिए इनको पीएचआई की कैटेगरी के अंदर रखा गया है और हिप्पा कहता है कि इन डेटा एलिमेंट्स को आप प्रोटेक्ट कीजिए।
जहाँ पर भी नेम्स, फ़ोन नंबर्स, फैक्स नंबर्स, ईमेल एड्रेस, बायोमेट्रिक स्कैन, सोशल सिक्योरिटी नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारे जो आईपी एड्रेस, यूआर, ये सारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं जो एक इंडिविजुअल्स के साथ जुड़ जाते हैं और एक यूनिक हैं एक इंडिविजुअल्स के लिए, तो इनको आप प्रोटेक्ट कीजिए और हिप्पा के साथ कंप्लायंट रहने के लिए। तो ये हिप्पा का एक्ट है। अब हिप्पा रेगुलेशन का ओवरव्यू कैसा है? पहले तो हिप्पा ने बता दिया कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, बट अब कैसे प्रोटेक्ट करना है उसको भी हिप्पा अपने रेगुलेशन की एक्ट में थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो हिप्पा के रेगुलेशन का अगर ओवरव्यू हम समझें तो 3 रूल फॉलो करने के लिए बोलता है हिप्पा। एक तो है प्राइवेसी रूल, दूसरा है सिक्योरिटी रूल, तीसरा है ब्रीच नोटिफिकेशन रूल। अब प्राइवेसी रूल में हिप्पा कहता है कि आपको एक इंडिविजुअल के, पेशेंट के राइट का ख्याल रखना चाहिए, उसके फ्रीडम और राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर एक पेशेंट कहता है कि मेरा डेटा कहीं और शेयर नहीं होना चाहिए, तो आपको उसके इस कंसेंट को, आपको उसके इस उसकी उसकी इस आदेश को रिस्पेक्ट करना होगा। आपको उसकी मर्ज़ी के बिना उसका, पेशेंट का हेल्थ इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी और कंपनी के साथ, किसी और इंडिविजुअल्स के साथ शेयर नहीं करना है। तो आपको जो भी ऐसी ये प्राइवेसी रूल बोलता है कि आपको एक एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना पड़ेगा एक यूज़र से, एक पेशेंट से। तो हॉस्पिटल्स को या इंश्योरेंस कंपनीज़ को, इंडिविजुअल्स को जब भी वो डेटा स्टोर कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं कहीं पे, तो उनको एक एक्सप्लिसिट कंसेंट देना होगा टर्म्स एंड कंडीशंस में अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने इंडिविजुअल्स को कि हम आपका पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम उसको कहाँ कहाँ शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्राइवेसी रूल में आ जाती हैं, जिसको आपने एक बार एक्सप्लिसिट कंसेंट दे दिया और यूज़र से आपने उसकी मर्ज़ी ली है, उसकी परमिशन ली है, तो आप उसकी फ्रीडम और राइट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी रूल। सिक्योरिटी रूल में 3 टाइप के कंट्रोल्स हैं जो हिप्पा कहता है कि आप इनको लगाइए और इनको लगाकर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कीजिए। तो 3 टाइप के सेफगार्ड्स हो जाते हैं सिक्योरिटी रूल में। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड माने कि आप एक्सेस कंट्रोल लगाइए कि कौन कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है उस सर्वर्स का, उस स्टोरेज का किस किस को एक्सेस है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स में आ जाएंगे। ये चीज़ें, एक्सेस कंट्रोल नाम की चीज़ पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स में आ जाएगी। फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल्स जो आप लगाएंगे, समझ लीजिए आपने आपने अगर डेटा सेंटर में डेटा स्टोर कर रहे हैं यूज़र्स का, आपके स्टोरेज सर्वर्स डेटा सेंटर्स में हैं, तो एक्सेस कंट्रोल, एक प्रॉपर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा, एक प्रॉपर फिजिकल मॉनिटरिंग होगी, सर्वेलेंस होगा, सीसीटीवी सर्वेलेंस, जो भी फिजिकल सिक्योरिटी में चीज़ें आ जाएंगी वो सारी आप लगाइए एक ये डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। ये हिप्पा कहता है। टेक्निकल सेफगार्ड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। टेक्निकल सेफगार्ड्स में सारे वो सिक्योरिटी के टेक्निकल सॉल्यूशंस, जैसे कि एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, फायरवॉल, प्रॉक्सी, जितनी भी सारी टेक्निकल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं, हिप्पा कहता है कि उनको इम्प्लीमेंट कीजिए यूज़र्स का डेटा हैक से बचाने के लिए, उनका डेटा सुरक्षित रखने के लिए। और एनक्रिप्टेड रहना चाहिए डेटा। डेटा ऐसे प्लेन टेक्स्ट में नहीं रहना चाहिए। जब भी आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं या डेटा को मूव कर रहे हैं तो वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो जो भी टेक्निकल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के जो सेफगार्ड्स हैं वो सारे आपके टेक्निकल सेफगार्ड्स के अंडर फॉल हो जाएंगे सिक्योरिटी रूल के अंडर। तीसरा है ब्रीच नोटिफिकेशन रूल। हिप्पा कहता है कि अगर किसी कारणवश आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स हैक हो जाते हैं, डेटा ब्रीच हो जाता है, यूज़र्स का डेटा, PHI डेटा ब्रीच हो गया है, तो आपको उस केस में यूज़र को नो लेटर देन 60 डेज़, मतलब आपको विदिन 60 डेज़ उन इंडिविजुअल्स को जिनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उनको रीच आउट करना पड़ेगा, उनको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा ब्रीच हुआ है और आपकी इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो एक इंडिविजुअल को बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ऊपर से HSS जो है, जो कि हिप्पा के ह्यूमन एंड हेल्थ सर्विसेज का ऑफिस है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, इनको भी आपको बताना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रीच हुआ है और पर्सनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। इन सम केसेस मीडिया को भी आपको बताना पड़ेगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया को भी नोटिफाई करना पड़ेगा। और ये पूरी जो चीज़ है आपको विदिन 60 डेज़ करनी होगी ब्रीच नोटिफिकेशन रूल के अंतर्गत। तो आप छुपा कर नहीं रख सकते। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ब्रीच हो गई है, हैक हो गया है, तो
अगर आप उसको छुपाओगे, आप एक इंटीग्रिटी इशू क्रिएट कर लोगे, तो उसकी पेनल्टी बहुत बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी एक ब्रीच होता है, जब भी एक हैक होता है, किसी कारणवश डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो आपको ये सारे ब्रीच नोटिफिकेशन रूल के ज़रिए इंडिविजुअल्स को, एचएचएस जो कि हिप्पा का ऑफिस है, उनको और मीडिया को किसी किसी केसेस में बताना पड़ेगा। उसके बाद अभी किस किस को कॉम्प्लाई करना है, कौन कौन हिप्पा को कॉम्प्लाई करना चाहिए। तो कवर्ड एंटिटीज़ में आ जाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में आप मान लीजिए जो कोई है, मतलब हेल्थ केयर को रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, कायरोप्रैक्टर्स हैं, सारे फॉर्म के डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल्स हैं, जो जो सिटीजन्स का डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रही हैं या फिर उसको ट्रांसमिट कर रही है, इन सारे लोगों को हिप्पा के साथ कंप्लाई रहना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अपोलो मेडिकल या वेलनेस मेडिकल, आप इनसे ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं, या फिर 1mg फार्मेसी है, इनसे ऑनलाइन अगर आप कुछ मंगाएंगे तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आपकी परचेज़ हिस्ट्री, आपने क्या मंगाया था, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ताकि वो आपको मार्केटिंग कर सकें अपने प्रोडक्ट्स। तो ये तो खैर ये इंडिया की बात हो गई, तो इंडिया में हिप्पा नहीं है। तो बट अगर यही कंपनीज़ यूएस सिटीजन्स के डेटा को स्टोर कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं वहाँ पर, तो ये सारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो ये डेटा रख रहे हैं, नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी 18 PHI के आइडेंटिफायर्स हैं, डेटा एलिमेंट्स हैं, जो मैं आपको पिछले स्लाइड पे दिखा रहा था, तो इनको अगर स्टोर कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, तो इनको हिप्पा के रूल्स के साथ कंप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। इनके पास सारे वो एडमिनिस्ट्रेटिव, फिज़िकल और टेक्निकल सेफगार्ड्स उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होने ज़रूरी हो जाते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बाद बारी आती है हेल्थ प्लान्स की। तो हेल्थ प्लान्स में जैसे कि एनी इंडिविजुअल और ग्रुप दैट पेज फॉर द कॉस्ट ऑफ, तो इसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को ले लीजिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कंपनी हेल्थ प्लान्स हैं, मेडिकेयर हैं, मेडिकेड हैं। मेडिकेयर एंड मेडिकेड आई थिंक ये गवर्नमेंट के प्लान्स हैं जो यूएस सिटीजन्स के लिए हैं। यूएस की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से कुछ एक मेडिकेड होता है, कुछ एक एड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे हेल्थ प्लान्स जो भी कंपनी सेल करती ही है यूएस सिटीजन्स को, उनको ये सारे हिप्पा के रूल्स के साथ कंप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हेल्थ केयर क्लियरिंग हाउसेस हो जाते हैं। ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती हैं और उसको स्टैंडर्डाइज करती हैं, जैसे कि बिलिंग सर्विसेज, रीप्राइजिंग कंपनीज। तो बहुत सारी मैं देखता हूँ कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि हेल्थ केयर क्लियरिंग हाउसेस के अंडर फॉल होती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो यूएस के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए काम करती हैं। उनके प्रोसेसेस काफ़ी इनके पास आउटसोर्स्ड हैं। पूना में आई थिंक ऐसी 2 कंपनीज़ हैं, एक जिनके बारे में मैं जानता हूँ, एक कोटिविटी है, एक ऑल स्क्रिप्ट्स है। तो ऐसी 2-3 कंपनीज़ हैं जो जो हेल्थ क्लियरिंग हाउसेस के अंडर फॉल हो सकती हैं, जो कि ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा रिसीव कर रही हैं और उसको स्टैंडर्डाइज करके, तो एक यूएस का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है इस डेटा को स्टोर करने के लिए, उसमें ये इसको फॉर्मेट करती हैं और फिर सेंड करती हैं। और बहुत सारी बिलिंग सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का अगर क्लेम आया है यूएस सिटीज़न का इंश्योरेंस कंपनी के बाद, तो वो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए या मे बी क्लियरिंग करवाने के लिए, आगे की प्रोसेस करने के लिए हेल्थ केयर क्लियरिंग हाउसेस को ये प्रोसेस आउटसोर्स करती हैं। और फिर हेल्थ केयर क्लियरिंग हाउसेस अपना काम करते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज करके उस क्लेम को या तो रिजेक्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को ऐसे हेल्प करेंगे। तो ऐसे सारे हेल्थ केयर क्लियरिंग हाउसेस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिप्पा के साथ कंप्लाई करना, बिकॉज वो यूएस सिटीजन्स के डेटा के साथ, पीएचआई डेटा के साथ वो दिन बर दिन उनका काम पड़ता है। उसके बाद बिजनेस एसोसिएट्स, तो ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर ऐसी एंटिटीज़ जो किसी के बिहाफ पे कुछ सर्टन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और रिसीव कर रही हैं प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन का डेटा, या फिर, तो इसमें बहुत सारी आईटी प्रोवाइडर्स आ जाएंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं जो हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। हॉस्पिटल्स के लिए कोई ऐसे बिलिंग ऐप्स, या फिर बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट ऐप्स, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाती हैं या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। तो ये सारे प्रोवाइडर्स, ये सारे कंसल्टेंट्स भी
हिप्पा को कंप्लाई करना ज़रूरी है। तो आइए चलिए अब बात करते हैं कि हिप्पा को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब हमने पिछली स्लाइड्स में समझ लिया हिप्पा है क्या, पीएचआई है क्या, हिप्पा किन किन को फॉलो करना ज़रूरी है, और अब समझते हैं कि हिप्पा को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पीएचआई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही है, स्टोर कर रही है, और आपको हिप्पा के साथ कंप्लाई करना ज़रूरी है। तो कैसे हिप्पा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का होना ज़रूरी है। डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है इंटरनली, ताकि वो ये डिफरेंट डिफरेंट जो रेगुलेशंस हैं, जैसे कि हिप्पा, जीडीपीआर, पीसीआईडीएसएस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करना पड़ता है। तो डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक एक कॉमन सिस्टम है जो इन सारे रेगुलेशंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई रहने में हेल्प करता है। तो मान लीजिए अगर एक यूरोप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोपियन सिटीजन्स का डेटा कुछ प्रोसेस कर रही है, स्टोर कर रही है, उसके काम कर रही है, तो उनको जीडीपीआर जो कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उसके साथ कॉम्प्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे ही अगर कोई अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको जो पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है अपने यूज़र्स का, तो उनको पीसीआईडीएसएस, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के डेटा प्रोटेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं जिनके साथ उनको कॉम्प्लाई करना ज़रूरी हो जाता है अगर उनको अपना बिजनेस करना है। तो वैसे ही हिप्पा भी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रही है यूएस सिटीजन्स के, तो उनको डीपीएमएस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा इन डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करने में। तो एक डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का होना ज़रूरी है जो कि हमने स्लाइड से समझ लिया। अब एक डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स मिलकर एक डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 मेन एलिमेंट्स रखे हैं स्लाइड पर। ये पूरे एलिमेंट्स नहीं हैं, ये पूरे कंपोनेंट्स नहीं हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स जाते हैं डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए। बट फॉर सिंप्लीफाइंग द डिस्कशन, आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं आपको सिर्फ ये 4 मेन कंपोनेंट्स, 4 मेन एलिमेंट्स दिखा रहा हूँ डीपीएमएस के। तो हर डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में ये 4 मेन कंपोनेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं और होते ही हैं। पहला है प्रोसेसेस। तो अब हिप्पा के साथ कंप्लायंट करना है तो हिप्पा के कुछ रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस हैं, कुछ सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस के प्रोसेस हैं, कुछ हिप्पा सिक्योरिटी असेसमेंट के प्रोसेसेस हैं। इन प्रोसेस को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे। इन प्रोसेसेस का होना ज़रूरी है। तो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस, ऐसी सिक्योरिटी असेसमेंट प्रोसेसेस होने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस चलाने पड़ेंगे इंटरनली एक ऑर्गेनाइजेशन को डीपीएमएस के अंतर्गत। उसके बाद कंप्लायंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स। तो ये टीम्स का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कंप्लायंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स का। कंप्लायंस की टीम का मेनली काम ये होता है कि वो पॉलिसीज़ बनाएं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क्स को ध्यान में रखते हुए, और वो मेक श्योर करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन इन सारे डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस जो हैं डेटा प्रोटेक्शन के, हिप्पा, जीडीपीआर, पीसीआईडीएसएस, इन सारे के साथ कंप्लायंट रहें। तो वैसे ही यहाँ पर कंप्लायंस टीम का काम होगा कि वो हिप्पा के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंट रखे, तो उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो उनको बनाएं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिश करें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स में ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे, ऐसे रोल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, जो इन सारे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में काम में आएंगे। एक प्राइवेसी ऑफिसर भी होगा, तो एक डेटा प्राइवेसी की अलग से टीम होगी कंप्लायंस के अंतर्गत। तो डेटा प्राइवेसी टीम में हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे मेनली कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से रोल्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स पे आ जाते हैं कि सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स में सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स में क्या क्या ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स में किन किन इंडिविजुअल्स को कौन सी ट्रेनिंग्स देनी ज़रूरी हो जाती है।
तो सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स एक मेन कंपोनेंट है डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके अंतर्गत कंप्लायंस टीम्स को, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स को, इनको ज़रूरी हो जाता है कि सारे एम्प्लॉयज़, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, सारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जो भी इस डेटा के साथ इन्वॉल्व हैं, उन सबको हिप्पा रेगुलेशन क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। हिप्पा इस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें बताता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप एक ऐसी आईटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो यूएस के मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल डेटा के साथ डील करती है, तो आपको हिप्पा पता होना चाहिए। और आपको हिप्पा पूरी तरीके से पता हो, रेगुलेशन की एक्ट ये क्या बोलती है ये पूरी तरीके से पता हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी कंप्लायंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स की हो जाती है। तो उनको ऐसे सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे आपके लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसके ज़रिए वो सारे एम्प्लॉयज़ को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को ये बता सके कि हिप्पा है क्या, हिप्पा की रेगुलेशन क्या कहती है, हिप्पा में इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपने देखा होगा, आपको ईमेल आएंगे अपनी अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम से कुछ कुछ ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने के लिए, कंप्लायंस के कुछ कुछ ट्रेनिंग्स हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो ऐसी सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हिप्पा की ऑडिट तभी पास होगी जब आप ये रेगुलरली सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स का कल्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हो। तो सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद हिप्पा कंप्लायंस सॉफ्टवेयर। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे इंटरनल प्रोजेक्ट्स होंगे जो पीएचआई रिकॉर्ड्स को, पीएचआई डेटा को प्रोसेस करते होंगे, स्टोर करते होंगे, ट्रांसफ़र करते होंगे। तो इन सारे प्रोसेसेस को एक इन सारे प्रोजेक्ट्स को एक एक इंटरनल प्रोसेस के ज़रिए ड्राइव करना, इनकी जानकारी रखना, इनकी इन्वेंटरी बना के रखना, इनको अप्रूव या रिजेक्ट करना, इनको रिव्यू करना, इनको असेस करना, ये एक हिप्पा कंप्लायंस सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल प्रोसेसेस होंगे, जैसे कि ये प्रोसेसेस की बात कर रहे थे हम कि हिप्पा सिक्योरिटी असेसमेंट प्रोसेसेस, हिप्पा रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस। तो ये इंटरनल प्रोसेसेस इसलिए डिज़ाइंड होंगे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, समझ लीजिए एक डेवलप आपकी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाती है हॉस्पिटल्स के लिए, और आप उन हॉस्पिटल्स का डेटा या उनके पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, प्रोसेस करते हो अपने सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, तो विद इन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ ऐसे इंटरनल प्रोसेसेस डिफाइन करके रखोगे कि जब भी ऐसी कोई टीम है, सब मान लीजिए कोई डेवलपमेंट की टीम है, और ये डेवलपमेंट की टीम को कुछ ऐसा मे बी नया मॉड्यूल लाना है अपने सॉफ्टवेयर में, या कोई नया एक एप्लीकेशन बनाना है, तो इनको ये प्रोसेस के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी कंप्लायंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होगा। इनको ये अपने सिक्योरिटी टीम्स को बताना ज़रूरी होगा कि हम कौन सा डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, हम पीएचआई डेटा इसमें इन्वॉल्व है हमारे प्रोजेक्ट में, तो इनको इसका अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। तो ये प्रोसेसेस इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हों जो पीएचआई डेटा का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने के लिए, उनका रिव्यू करने के लिए, उनका सिक्योरिटी असेसमेंट करने के लिए ये प्रोसेसेस को डिज़ाइन किया जाता है कंप्लायंस टीम द्वारा। और ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स द्वारा सारे एम्प्लॉयज़ को एजुकेट किया जाता है, बताया जाता है कि जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, आपको अप्रूवल लेना है, तो आपको किसको रीच आउट करना पड़ेगा, कैसे रीच आउट करना पड़ेगा, और फिर बेस्ड ऑन द रिव्यू आपका प्रोजेक्ट अप्रूव या रिजेक्ट होगा। तो इन हिप्पा के रिस्क एनालिसिस, सिक्योरिटी असेसमेंट प्रोसेसेस में होता क्या है कि इस कंप्लायंस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलिए बात करते हैं अभी हिप्पा वन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इस स्लाइड पर मैं आपको हिप्पा वन, ये एक सॉफ्टवेयर है एक वेंडर द्वारा जो कि कंप्लायंस सॉफ्टवेयर है। तो इंटेंशन यहाँ पर हिप्पा वन को प्रमोट करने की नहीं है। हिप्पा वन जैसे बहुत सारे और भी कंप्लायंस के सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर सकती है, और मुझे हिप्पा वन के बारे में पता है तो इसलिए, और यूज़ किया है तो इसलिए मैं आपको हिप्पा वन के बारे में बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है हिप्पा वन, बट ऐसा कोई भी एक कंप्लायंस सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। कुछ वेंडर्स के नाम अगर मैं आपको हिप्पा वन के अलावा बताऊँ तो वन ट्रस्ट है, जो कि एक अगेन गवर्नेंस और कंप्लायंस का सॉफ्टवेयर है, और भी हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
वाई डू यू नीड अ कंप्लायंस सॉफ्टवेयर? तो होता ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एट अ टाइम अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके बहुत सारे सेवरल ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे इंटरनली, जो कि पीएचआई के साथ रोज़ डील करते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को की इन्वेंट्री मेंटेन रखना, इनको इनका रिव्यू करना, इनको असेस करना, इनको अप्रूव करना, इनको रिजेक्ट करना, ये पूरा सिक्योरिटी के लिए अगर ऐसा है कि ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हिप्पा कंप्लायंस सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, तो इन सब का मैनुअल ट्रैकिंग रखना, इन सब को मैनुअली अप्रूव या रिजेक्ट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये कंप्लायंस सॉफ्टवेयर इन सब असेसमेंट्स को ऑटोमेट करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, रिपोर्टिंग में, इनको ट्रैकिंग करने में बहुत हेल्प करता है। तो एक एग्जांपल के द्वारा हम आगे समझेंगे कि हिप्पा कंप्लायंस सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई भी एक कंप्लायंस का सॉफ्टवेयर है तो उसमें यूज़ कैसे होता है। तो ये कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हिप्पा के प्रोसेस में पूछे जाते हैं, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फ़्लो बता देता हूँ ये स्लाइड पर। तो मान लीजिए, जैसे कि हम पिछले कुछ स्लाइड्स पर बात कर रहे थे कि मान लीजिए आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं जो कि हॉस्पिटल्स के लिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती है, और आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मे बी कोई डेवलपर की टीम है, उनको कोई नया मॉड्यूल ऐड करना है अपने मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हॉस्पिटल्स के लिए, या कोई नई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और उसमें पीएचआई इन्वॉल्व होगा। तो वैसे टाइम पे वर्क फ्लो क्या रहेगा अप्रूवल का? वैसे टाइम पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखेगी कि ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स जो कि पीएचआई के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनको कैसे हम मेक श्योर करें कि वो हिप्पा के साथ कंप्लायंट है? तो इन सारे इंटरनल प्रोजेक्ट्स को, जो भी पीएचआई के साथ इन्वॉल्व हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स जब कंप्लाई करेंगे ये सारे हिप्पा के रूल्स के साथ, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ हायर लेवल कंप्लायंट रहेगी हिप्पा के साथ। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल गवर्नेंस में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, ऐसी सारी टीम्स जो हैं जो कि पीएचआई के साथ उनको स्टोर करती हैं या पीएचआई के साथ इन्वॉल्व रहती हैं, तो उनको कैसे ट्रैक किया जाए उनकी प्रोजेक्ट्स को, और कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे अप्रूव किया जाए। तो ये पूरा पूरा एक फ़्लो होगा। तो मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आया, उनके प्रोजेक्ट में पीएचआई का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस टीम को पहले एक टिकटिंग सिस्टम के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा अपनी कंप्लायंस टीम को रीच आउट करना पड़ेगा, डेटा प्राइवेसी टीम को रीच आउट करना पड़ेगा। और कंप्लायंस की ये डेटा प्राइवेसी की टीम्स ये क्या करेंगी, ये जाके हिप्पा वन कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई और सॉफ्टवेयर होगा, उसमें जाके एंट्री करेगी इनके प्रोजेक्ट की। और जैसे ही एंट्री करेगी, उसके बाद ये कंप्लायंस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक असेसमेंट होगा, एक असेसमेंट जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन प्रोजेक्ट के जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है या प्रोजेक्ट लीडर है जो भी इस प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहा है, उसके लिए एक असेसमेंट का लिंक जनरेट होगा और उसको ईमेल द्वारा या टिकटिंग सिस्टम द्वारा उसको भेजा जाएगा। अब जो कि ये प्रोजेक्ट की टीम है जो ये अप्रूवल लेना चाहती है, उनको कुछ असेसमेंट्स मिलेंगी फिल करने के लिए, बताने के लिए कि वो पीएचआई का डेटा जो है वो उन असेसमेंट्स में उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। उनको पहले बात तो बताना पड़ेगा कि वो पीएचआई डेटा क्यों प्रोसेस करने वाले हैं, क्या नीड है ऐसी। उसके बाद कुछ कुछ असेसमेंट्स होंगी, प्राइवेसी रूल, सिक्योरिटी रूल, ब्रीच नोटिफिकेशन रूल को लेकर बनाई गई होंगी। जैसे कि सिक्योरिटी प्राइवेसी रूल में उन प्रोजेक्ट्स से पूछा जाएगा कि क्या आप यूज़र्स से, जिनका आप पीएचआई डेटा प्रोसेस करने वाले हो, क्या आप उनसे एक एक्सप्लिसिट कंसेंट ले रहे हो, क्या आप उनको बता रहे हो कि आप उनका डेटा प्रोसेस करने वाले हो। सिक्योरिटी रूल के अंतर्गत कुछ असेसमेंट्स के क्वेश्चंस होंगे जो एक प्रोजेक्ट को बताएंगे कि क्या आपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और फिज़िकल सेफगार्ड्स लगाए हैं इन डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ब्रीच नोटिफिकेशन रूल्स के हिसाब से उनको पूछा जाएगा प्रोजेक्ट्स टीम्स को कि क्या आपने ब्रीच नोटिफिकेशन रूल पढ़ा है, क्या आपको पता है कि ब्रीच हो जाता है, हैक हो जाता है, डेटा अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है पीएचआई, तो क्या करना है आगे, क्या आपको ये चीज़ें पता है। तो ये कुछ ऐसी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये पिछली स्लाइड पे जो मैं आपको ये असेसमेंट के क्वेश्चंस दिखा रहा, तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है इस असेसमेंट की, बट ये दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो असेसमेंट्स में प्रोजेक्ट्स को मिलते हैं भरने के लिए।
जैसे कि उन प्रोजेक्ट्स को पूछा जाएगा कि आप किस टाइप का डेटा आपके प्रोजेक्ट में आप प्रोसेस करने वाले हो। एग्जांपल नाम, मेडिकल रिकॉर्ड्स, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ एक स्पेशल कैटेगरी का भी पीएचआई डेटा होता है, जैसे कि बायोमेट्रिक स्कैन, एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल बिलीव्स, फिलोसफिकल बिलीव्स, उसका ड्रग टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट, जो कि और थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी का पीएचआई डेटा हो जाता है। क्या आप इसको भी प्रोसेस करने वाले हो? और क्या आपने मिनिमम नेसेसरी स्टैंडर्ड हिप्पा के हिसाब से लिया है इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या आप डेटा फ्लो एंड स्टोरेज, आप डेटा को ये ट्रांसमिट कैसे करने वाले हो? क्या आप इसको किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसमिट कर रहे हो या लोकली स्टोर कर रहे हो? कैसे प्रोसेस करोगे? ये सारी चीज़ें डिटेल में पूछी जाएंगी, जिनके बेसिस पे सिक्योरिटी टीम्स या प्राइवेसी टीम्स को असेसमेंट करने में मदद मिलेगी कि क्या इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सेस कंट्रोल में अगर यहाँ पर हु हैज़ एक्सेस टू पीएचआई विद इन द प्रोजेक्ट, और क्या आपने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है, ये क्वेश्चन को अगर प्रोजेक्ट बोलता है कि नहीं हमने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं किया है, प्रोजेक्ट के सारे लोगों को इक्वल एक्सेस होगा डेटा का, तो वहाँ पे रिस्क हो जाता है कि एक टीम के सारे लोग एडमिन्स होंगे उस एप्लीकेशन पर, सबको डेटा का इक्वल एक्सेस होगा। तो इसके दौरान फिर डेटा प्राइवेसी टीम सजेस्ट कर सकती है कि नहीं आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपका प्रोजेक्ट तब तक होल्ड पे रखेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे। उसके बाद आर यूनिक यूज़र आईडीज़ एंड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स इन प्लेस। तो इसमें फिर पूछा जाएगा कि क्या आपने स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के कंट्रोल्स लगाए हैं, क्या आपने यूनिक यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें रखी हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी डेटा प्राइवेसी टीम्स की तरफ से। तो बेसिकली इन असेसमेंट्स के ज़रिए ये देखा जा रहा है कि प्राइवेसी टीम इसका रिस्क असेसमेंट और सिक्योरिटी असेसमेंट करती है इस प्रोजेक्ट का, और देखती है कि क्या उस प्रोजेक्ट ने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, ये सारे कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। क्या उस प्रोजेक्ट की टीम को हिप्पा के रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से पता है या नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें इन असेसमेंट्स के ज़रिए देखी जाती हैं। और इंसिडेंट रिस्पॉन्स इसके ज़रिए देखा जाता है कि क्या उस प्रोजेक्ट की टीम को पता है, क्या उस प्रोजेक्ट की टीम के जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है जो ये प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहा है, क्या उसको पता है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स के टाइम पे जब ये ब्रीच हो जाता है तो क्या प्रोसेस रहेगा, किसको रीच आउट करना पड़ेगा, और कैसे हैंडल करना पड़ेगा ब्रीच को, क्या उनके पास एक फॉर्मल इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इन असेसमेंट्स में, जो कि ये कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है जिसमें ये प्रोजेक्ट की एंट्री होती है ये जनरेट करता है इन टीम्स के लिए। और फिर इन टीम्स को ये सारी असेसमेंट्स भरनी होती हैं, ये सारे रिस्पॉन्सेज भरने होते हैं और सबमिट करने होते हैं। जब वो सबमिट करते हैं तो फिर उनका सबमिशन अगेन ये हिप्पा वन जैसे कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर डेटा प्राइवेसी टीम, सिक्योरिटी टीम जाके उनके रिस्पॉन्सेज रिव्यू करती है और उसके बेसिस पे वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी, रिजेक्ट करेगी या होल्ड पे डालेगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये सारा प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया हिप्पा वन जैसे कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ने। अगर ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो तो मैनुअली सोचिए कि मैनुअली एक यूज़र को फॉर्म भेजना, मे बी एक्सेल में या वर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए, और फिर उनके रिस्पॉन्सेस को मैनुअली देखना, ट्रैक करना, एक फ़ोल्डर में सेव करके रखना, बहुत एक कम्बरसम टास्क हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। इसीलिए ये हिप्पा वन कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे जो कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। इनमें ऑटोमेटिकली असेसमेंट जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली यूज़र को जाएगी, यूज़र का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होगा, सबमिट होगा, और उसके बेसिस पे ये कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक स्कोर भी जनरेट कर देगा सिक्योरिटी टीम्स के लिए। अगर कुछ रिस्पॉन्सेस का आंसर नो आया है या फिर कुछ रिस्पॉन्सेस का आंसर रिस्क आया है, तो उसके बेसिस के हिसाब से एक रिस्क स्कोर भी कैलकुलेट करके ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ये प्रोजेक्ट अंडर हाई रिस्क फॉल हो रहा है बिकॉज इन्होंने ये सारे कंट्रोल्स नहीं लगाए हैं, इन्होंने अपने रिस्पॉन्स में बोला है कि इन्होंने ये सारे कंट्रोल्स नहीं लगाए हैं। तो उसके बेसिस पे और आसान हो जाता है डेटा प्राइवेसी टीम्स को और सिक्योरिटी टीम्स को और कंप्लायंस टीम्स को इन प्रोजेक्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करना, बिकॉज ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उनको इन 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 शॉर्ट बता दे रहा है जल्दी से कि ये प्रोजेक्ट रिस्क है या फिर लो रिस्क है। तो ये वर्कफ्लो होगा। और थोड़ा सा मैं आपको टीम्स के बारे में बताना भूल गया यहाँ पर
ये डेटा प्राइवेसी टीम के बारे में जब हम लोग ये बात कर रहे थे तो उसके बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा कि डेटा कंप्लायंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम्स के अंडर एक डेटा प्राइवेसी नाम की टीम होती है। अभी डेटा प्राइवेसी टीम में एक रोल होगा प्राइवेसी ऑफिसर का, जो कि एक कोई एक इंडिविजुअल को मिलेगा और उसके अंतर्गत फिर सेवरल डेटा प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर्स होंगे। तो ये डेटा प्राइवेसी की टीम में कौन से इंडिविजुअल्स होंगे? तो डेटा प्राइवेसी की टीम में यूजुअली बहुत सारे लॉयर्स भी होते हैं, जो कंपनी के लॉयर्स हैं, जो कंपनी के लॉयर डेटा के साथ रेगुलेशन के साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लॉयर्स होते हैं, इस टीम का पार्ट होते हैं। बिकॉज लॉयर्स के लिए लॉ को समझना एंड रेगुलेशंस को समझना ज़्यादा आसान है, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द लॉ। और तो प्राइवेसी ऑफिसर भी मोस्टली ऐसा हो सकता है कि कोई लॉयर हो एक ऑर्गेनाइजेशन का, और जो कि इन प्रोसेस के साथ काम कर रहा है। और सिक्योरिटी रिस्क ऑफिसर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स में मोस्टली सारे टेक्निकल लोग होंगे, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स होंगे जो कि पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स को बनाएंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर्स होंगे जो कि सारे कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाँ, ये डेटा प्राइवेसी टीम के बारे में मेरे को आपको बताना था कि डेटा प्राइवेसी टीम जो है वो मोस्टली लॉयर्स, दे विल कंसिस्ट ऑफ लॉयर्स, जिनका काम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इन सारे रेगुलेशंस के साथ, इन सारे लॉज के साथ कंप्लायंट रखा जाए। तो ये हिपा वन कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा जो भी कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसको मोस्टली डेटा प्राइवेसी टीम खरीदती है, वो मैनेज करती है और वही इसको रन करती है और इसमें सारे प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड करके रखती है। तो यही वर्क फ्लो होगा फिर जब भी कोई प्रोजेक्ट होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जनरली देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों पर काम कर रहे हैं। सपोर्ट की टीम है जो एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रही है। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था जिसमें हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाती थी और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे क्लाइंट्स थे। उन एप्लीकेशंस को ये हॉस्पिटल्स यूज़ करते थे और फिर उन एप्लीकेशंस में जब भी कुछ प्रॉब्लम आता था तो हमारी बड़ी एक एप्लीकेशन सपोर्ट की टीम थी। अब ये एप्लीकेशन सपोर्ट की टीम भी इन चीज़ों पर काम करती थी। तो इन एप्लीकेशन सपोर्ट की टीम के भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे जिनमें PHI इन्वॉल्व होता था, तो इनके लिए भी ये अप्रूवल प्रोसेस होता है। डेवलपर्स की टीम होती है जो एप्लीकेशन डेवलप करती हैं, PHI के साथ इन्वॉल्व रहती हैं। इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट्स की टीम होती है जो कि इन सॉफ्टवेयर्स को इम्प्लीमेंट करती है क्लाइंट साइड पे, तो वो भी PHI के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो एट अ टाइम सेवरल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो सारे के सारे PHI डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इन सेवरल प्रोजेक्ट्स का ट्रैक रखना एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आसान हो जाता है अगर उनके पास एक कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है हिप्पा वन जैसा। तो उसमें ये रिकॉर्ड कर लेंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स को और उसके बेसिस पे उनको एक रिस्क स्कोर मिलेगा हर एक प्रोजेक्ट को। उसके बेसिस पे फिर वो प्रोजेक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये कंट्रोल्स लगाइए, यहाँ पे ऐसी चीज़ें कीजिए। और जाहिर सी बात है कि अगर पूरे के पूरे इंटरनल प्रोजेक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी PHI के साथ इन्वॉल्व हैं, अगर वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लायंट हैं हिप्पा के रूल्स के साथ, तो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंट हो जाएगी हिप्पा के रूल के साथ। तो दैट्स इट देन, यही आपको मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। और जैसे कि मैंने कहा कि इसका इंग्लिश वर्जन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था कुछ हफ्ते पहले अपने चैनल पे और मेरी इंग्लिश प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और ये वाला मैं अब हिंदी प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा अपने चैनल पर अपने हिंदी व्यूवर्स के लिए। तो कोई सजेशन फीडबैक होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।